एकछिन कहाँ ध्यान से सुन्नु त उहाँ सब ल हामीले यो हिजो जुन पढाएको थियो जसमा हामीले इनर्सियाका कुरा गरेका थियौँ हैन त इनर्सियासम्मका कुरा हामीहरू सकाइसकेका छौँ। आजबाट हाम्रो सुरु हुन्छ न्युटन्सका चाल सम्बन्धी नियमहरूको बारेमा कुरा बुझ्यो। त न्युटनले चाल सम्बन्धी यहाँ जम्मा 3वटा नियम दिएको छ। अब यो नियमहरू कहिले दियो हैन जसमा केही यसका कुराहरूको बारेमा विशेष कुराहरूको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। त न्युटनको जम्मा यहाँ 3वटा नियम पढ्छौँ हैन। अब नियमको नाममा केही छैन त्यस्तै फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड ल भनेको छ। पहिलो नियम दोस्रो नियम र तेस्रो नियम गरी जहाँ जम्मा कतिवटा नियम त 3वटा नियम। सर आइजक न्युटन एक भौतिक शास्त्री र गणितज्ञ। आइजक न्युटन जुन छ नि यो म्याथमेटिसियन पनि थियो र फिजिस्ट पनि थियो। भन्नुको भौतिक शास्त्री भौतिक विज्ञानको बारेमा पनि यसलाई स्पेशल ज्ञान थियो हैन। फिजिक्ससँग सम्बन्धित कुराको बारेमा पनि र म्याथमेटिसियन पनि थियो कुरा बुझ्यो। म्याथको पनि स्पेशलिस्ट थियो कुरा बुझेको हैन। त यो दुईटा विधामा एउटा के भयो त हाम्रो भौतिक शास्त्री र एउटा के त गणितज्ञ भनेको छ म्याथमेटिसियन। उनले सन् कतिमा त 1687 मा के गरेको छ त वस्तुको चाल सम्बन्धी जस्तै हामीहरू चल्छौँ त चाल हुन्छ जस्तै हामी गति यो च्याप्टरमा त त्यही चाल स्थिरका कुराहरू गरेछौँ नि। त जब कुनै वस्तु मोसनमा हुन्छ त त्यो मोसनसँग सम्बन्धित के गरेको छ त्यसले जम्मा 3वटा नियम भनेको छ कुरा बुझ्यो। मोसनसँग सम्बन्धित न्युटनले जम्मा कतिवटा नियम दिएछ त 3वटा नियम दिएको छ। त न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियम बलको प्रयोग। अब 3वटा नियम मध्ये के छ त यो खास गरेर बलसँग सम्बन्धित कुराहरूको बारेमा। जस्तै न्युटनको पहिलो नियमले के गर्छ त बललाई डिफाइन गर्छ। हामी बलको डिफिनेसनमा के पढेछौँ कुनै पनि वस्तुको अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने सक्ने प्रक्रिया नै के हो त बल हो। अर्थात् कुनै पनि वस्तु यदि यो स्थिरमा छ नि यो स्थिरमा छ नि त यसलाई चालमा लानको लागि के को आवश्यकता पर्छ त बलको। अथवा कुनै पनि स्थिरमा चालमा रहन्छ त त्यसलाई रोक्नको लागि पनि के को आवश्यकता पर्छ त बलको आवश्यकता पर्छ। अर्थात् जुन हामी इनर्सियाका कुरा जुन पढेको थियौँ नि त इनर्सियाका गुणलाई पनि व्याख्या गर्ने हाम्रो न्युटनको फर्स्ट लले व्याख्या गर्ने प्रयास गर्छ मतलब गर्ने गर्छ कुरा बुझेको हैन। फर्स्टमा हामी यहाँ बललाई पनि डिफाइन गर्छ किनकि न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो ल जब हामी पढ्छौँ नि त तब तिमीलाई थाहा हुन्छ कि वास्तवमा यसले बललाई कसरी डिफाइन गरेको छ अथवा इनर्सियाको गुणलाई कसरी व्याख्या गर्न खोजिएको छ कुरा बुझ्यो दुईटा कुरालाई। त न्युटनको फर्स्ट लले के गर्छ त बलको परिभाषा दिन्छ अथवा इनर्सियाको गुणलाई व्याख्या गर्छ। इनर्सियामा हामी के पढ्थ्यौँ कुनै पनि वस्तु जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा रहिरहन खोज्छ यो इनर्सियाको गुण थियो। यहाँ हामी यसमा के पढ्छौँ यसको फर्स्ट लमा कि कुनै पनि वस्तु कति बेलासम्म त्यही अवस्थामा रहिरहन्छ जति बेलासम्म बाहिरी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लाग्दैन। यही न्युटनको पहिलो नियम। इनर्सिया में कथी पढ़ने चलिए कि कोनो वस्तु जही अवस्था में तही अवस्था में रह चाहते वही गुण की इनर्सिया कहबे। लेकिन पहलका नियम कथी चाल समझ से बुझिए कोनो वस्तु जही अवस्था में तही अवस्था में रहते लेकिन कब तक रहते जब तक बाहरी फोर्स में नहीं लगती। जना ये स्थिर है ना तो स्थिर रहते जब तक एक में हम बाहरी फोर्स नहीं लगब तब तक ये चाल में नहीं होते। अब बाहरी अनबैलेंस फोर्स लगेली असंतुलित बल तो कथी में होता चाल में फेन संतुलित बल के कारण से वस्तु चाल में अभी से कहता कोनो वस्तु हाँ से कहूँ ना समझ संतुलित बल के कारण से वस्तु चाल में नहीं होगी कला कि संतुलित बल में जम्मा बल के परिमाण कते हुई था जीरो हुई। तो जीरो होना के मतलब नहीं हमारे टच सकते नहीं हमारे टच सकते अई के मतलब जम्मा बल के परिमाण जीरो हो जाए। तो जे नेट फोर्स जीरो हुई अई के मतलब वो संतुलित बल के जन्म हुई आ संतुलित बल के कारण से वस्तु चाल में नहीं आ सकी। तो कुनै पनि वस्तु जुन अवस्था में त्यही अवस्था में रहिरहन्छ जबसम्म त्यसमा बाहिरी असंतुलित बल लाग्दैन। कुरा बुझेको हैन कोनो वस्तु जही अवस्था में वही अवस्था में रह जाते जब तक हमें बाहरी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगते। यही न्यूटन के पहल का लॉ है ना बुझे न्यूटन के पहल का नियम कहना है इनर्सिया के परिभाषा कहना है आ चाहे बल के परिभाषा कहना है सब कथी तो सेम है। वही चीज़ सबके न्यूटन्स वही बात सबके कथी कल की तहाँ के जे बल के परिभाषा हवे जे इनर्सिया है ओकरे वही चीज़ के अहाँ कथी कल की तो अहाँ एना बुझू वही परिभाषा के मॉडिफाई बुझियो जहाँ जे बुझियो पहलका लॉ के आधार मतलब पहलका लॉ के रूप में कथी कल की तहाँ के व्यक्त कल के त न्यूटन कुरा बुझेको हैन 1600 कति बता 87 में ल त्यसपछि यहाँ के भनेको छ दोस्रो नियमले प्रयोग। अब दोस्रो नियमले के जब प्रयोग में रहेको बल र वस्तु बीचको वस्तुमा पिनसँग प्रवेगको के त सम्बन्धलाई वर्णन गर्छ। पहलका में उना तपाईं तीनों के बारे में बुझ्बै
के झोला मकर लाग्यो ल सुन भाइ अब हामी कुरा गर्छौँ न्युटनको फर्स्ट लले कसलाई व्याख्या गर्यो त दुईटा कुरालाई बलको परिभाषा र इनर्सियाको गुणलाई र दोस्रो नियममा जुन हामी पढ्छौँ न्युटनको जब दोस्रो नियम पढ्छौँ नि त त्यहाँ दोस्रो नियममा कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने जुन प्रवेगको कुरा गर्छौँ हामी जेना वस्तु के पास यही वस्तु के बनाकर फेंक लिए तो जब फेंकबे तो कुछ फोर्स लगा के फेंकबे कुछ गति से फेंकबे तो गति कहीं काल तक परिवर्तन होते कि नहीं होते फिर धीरे धीरे कम भर रुक जाते लेकिन शुरू में तो परिवर्तन होते नहीं होते तो कोनो वस्तु के फेंक तो प्रवेग उत्पन्न होते नहीं हो सकता चाहे गाड़ी के एक्सीलरेटर ले तो प्रवेग उत्पन्न हो ही नहीं सकता हो कि नहीं हो लेकिन का ध्यान से सुनो वहाँ से तो प्रवेग कोनो वस्तु में उत्पन्न होला प्रवेग जे ए है ना ए वस्तु में उत्पन्न होने प्रवेग के तो वस्तु में उत्पन्न होने के तो प्रवेग जरा ए कहे छे अब ए के रिलेशन दूगो चीज जोड़े कथी के तो पता लगेने है जेना ए के रिलेशन अहाँ के एक कथी जोड़े तो फोर्स जोड़े कते फोर्स लगा के फेंकबी तो कथी बेसी फोर्स लगेला पर बेसी प्रवेग उत्पन्न होता है कि कम फोर्स लगेला पर बेसी प्रवेग उत्पन्न होता है ना प्रवेग के आ कथी के तो फोर्स के बीच के संबंध आ दोसर अहाँ के प्रवेग के पिन बीच के संबंध जेना बेसी पिन वाला के फेंकबे सेम फोर्स में तो बेसी प्रवेग उत्पन्न होता है कि कम पिन वाला के फेंकबे सेम फोर्स में तो बेसी प्रवेग उत्पन्न होते है के संबंध में की कल कितना के प्रवेग के कथी जोड़े एक बाजी फोर्स जोड़े आ उहे प्रवेग कथी जोड़े तो वस्तु के पिन जोड़े केहन संबंध रखिए है संबंध के बारे में कथी में वर्णन भेले संबंध को है ना यो दुवै को संबंध लाई के गर्छ त संबंध लाई के गरेको छ त वर्णन गरिएको छ केमा त न्यूटन को पहिलो नियम के दोस्रो नियम में दोस्रो नियम कुन नियम त दोस्रो नियम कुरा बुझेको हैन पहिलो नियम में के भयो त पहिलो नियम में त हाम्रो पहिलो नियम में के त बल र बल को परिभाषा लेख्न सक्छौ हैन बल को परिभाषा र इनर्सिया को गुणलाई के गरेको छ त व्याख्या गरेको छ व्याख्या गरेको छ कुरा बुझेको हैन पहिलोमा यो भयो हाम्रो के त पहिलो पहिलो नियममा के न्यूटनको पहिलो नियममा के गर्छ त बल को परिभाषा र इनर्सिया को ललाई व्याख्या गरेको छ इनर्सिया को गुणलाई व्याख्या गरेको छ भने दोस्रोमा के गरेको छ त हाम्रो उत्पन्न कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेगलाई फोर्स र माससँग मतलब तुलना गरेर त्यसको सम्बन्ध पत्ता लगाएको छ त्यसको सम्बन्धको बारेमा वर्णन गरेको छ कुरा बुझेको हैन अनि यसै सम्बन्धको आधारमा हामी यहाँ F बराबर ma पढ्छौं के पढ्छौं त F यो कुरा हामी कुन लको आधारमा प्रुभ गर्छौं त सेकेन्ड लको आधारमा यही सेकेन्ड ल पढ्दाखेरि हामी F बराबर ma कसरी हुन्छ यो कुराको हामी प्रुभ पनि गर्छौं अर्थात यसले बलको परिभाषा दियो यसले बलको परिभाषा त यसले अब बल कति आउँछ माने कि सेकेन्डै लको आधारमा F बराबर ma पढ्छु त F बराबर ma भन्नुको अर्थ बललाई गणना गर्नु कति न्यूटन बल लागिरहेछ कुनै वस्तु माने कुनै वस्तुको पिण्ड छ 10 केजी आ त्यो वस्तुमा प्रवेग उत्पन्न भएछ 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर त्यही जब त्यो दुवैलाई हामी जब गुणा गर्छौं त हाम्रो के को मान आउँछ त बलको के को मान आउँछ त बलको जेना एकटा वस्तु के कते 5 केजी के वस्तु है आ चाहे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में प्रवेग उत्पन्न होइए तो फोर्स बराबर कते बोलता है कि 10 न्यूटन तो F बराबर 10 न्यूटन नहीं किनले तो 10 न्यूटन आने का मतलब बल की गणना करना भेले मेजरमेंट ऑफ फोर्स नहीं भगले मेजरमेंट ऑफ फोर्स तो अपना समय में इहो लिख सकै छियै कि न्यूटन के दोसरका नियम के आधार पर कहियो तो बल के नाप दे कथि दै त के बल को नाप दिन्छ कैलाकि अही में अपना सब कथी पढ़बी त इहो बात बुझली कैलाकि अही संबंध द्वारा F बराबर में प्रूव करबै अई के मतलब कथी भेलै कि दोसरका नियम से अपना सब कथी पता लगा रहल छी त बल के मेजरमेंट कतेक मात्रा में बल लाग रहल है कथी के थ्रू त कथी कहै छी m आ a माने मास आ एक्सेलरेशन के थ्रू अपना सब बल F बराबर m केना होइसे प्रूव करबै त कहीं ना कहीं सब त कत सेकेंडे ल में होतिन त सेकेंड पहिलका ल में अगर मतलब एकरा सारांश रूप में कहबै तो पहिलका लॉ कथी दे रहल है बल के परिभाषित कर रहल है दोसर का लॉ कथी कहते बल के नाप दे रहल है अब तेसरका लॉ कथी कर रहल है तो तेसरका लॉ के आधार पर जब तेसरका लॉ अपना सब पढ़बी ना तो तेसरका जो लॉ है से तेसरका लॉ के आधार पर अपना सब पढ़बी कथी अहाँ के बल के गुण के बारे में व्याख्या कर कथी के बारे में त बल के गुण ल तेसरो नियम ले के गर्छ त अब
अब बलको होइन बलको गुणलाई के गर्छ त अब त्यो नियम पढ्दाखेरि तब हामीलाई थाहा लाग्छ कि बलको गुणलाई कसरी व्याख्या गर्छ। बलको गुणलाई व्याख्या गर्छ कुन लले त तेस्रो नियमले हैन। तेस्रो नियमले के गर्छ त बलको गुणलाई। अब तेस्रो नियममा के हुन्छ कसरी हुन्छ जब त्यो नियमहरू पढ्छौँ हामीहरू त्यसका इक्जाम्पल हामी बुझ्छौँ दैनिक जीवनमा आइपर्ने त्यस्ता प्रकारका हामी व्यवहारिक इक्जाम्पलका कुरा गर्छौँ त्यसपछि हामीलाई थाहा लाग्छ कि वास्तवमा यसले बलको गुणलाई व्याख्या गर्छ। त पहिलो नियमले बललाई परिभाषित गर्यो, दोस्रो नियमले बललाई नाप दियो, बलको नाप पत्ता लगायो, कति मात्रामा बल लागिरहेछ बलको मेजरमेन्ट भयो र तेस्रो नियमले बलको गुणलाई व्याख्या गर्यो। यति कुरा याद राख्नु, तीनवटै नियमलाई बलको फरक फरक कुरालाई व्याख्या गरिरहेको छ। परिभाषित गर्यो, नाप दियो र गुणको बारेमा व्याख्या गर्यो। कुरा बुझ्यो? यस प्रकारले हामी तीनटै नियमले कसरी हाम्रो यो कुन कुन बललाई कसरी मतलब बलको कुन कुन कुरालाई मतलब व्यक्त गरिरहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्ने प्रयास गरियो। ल यहाँसम्म तिम्रो डाउट हुँदैन होला हैन। अब तेस्रो अब सबभन्दा पहिले अब हामी कुरा गर्छौँ न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमको बारेमा हैन। यो त हाम्रो के थियो त केही कुराहरू थियो यसको बेसिक कुराहरू। अब सुरु कहाँबाट गर्छौँ त हामीहरू न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमबाट सुरु गर्ने। ध्यान दिएर सुन्नु यहाँबाट तिमीले। अब हामी न्युटनको चाल सम्बन्धी न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियम। ल तिमीहरूलाई अहिले म केही पहिले भनेकै थिएँ कि न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमले कसलाई डिस्क्राइब गर्छ त बलको परिभाषालाई। कसलाई त बल माने बलको परिभाषित बललाई परिभाषित गर्ने गर्छ कसले त पहिलो नियमले। त अब यसको लागि तिमीलाई के गर्छ त केही एक्जाम्पल केही उदाहरणहरू दिएको छ। ध्यान दिएर सुन अब यहाँबाट वास्तव में बल के डिफाइन करी से केना करे वही के लागि की कहने त अहाँके न्यूटन के पहिलका लॉ से रिलेटेड पहिलका नियम से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सब देना है, कुछ क्रियाकलाप देना है, कुछ उदाहरण देना है। वही उदाहरण के पढ़ के अपना सब उदाहरण के देख के उदाहरण के बुझ के बुझबे के कर नियम कथी है आ वही नियम के बुझला के बाद तै पर से ओकरा मैचिंग करबै कि वास्तव में बल के डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कौन नियम त पहिलका नियम कुरा बुझ्नु न। ल पहिलो नियम भन्नुभन्दा पहिले केही एक्जाम्पलहरूको बारेमा पहिले हामी छलफल गर्छौँ, त्यसपछि हामी त्यो नियम के हो भन्ने कुरालाई बुझ्ने प्रयास गर्दै त्यसले कसरी बललाई डिफाइन गर्छ त्यो कुरा पनि हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। कुरा बुझ्यो? ल सबभन्दा पहिले तिमीहरू यहाँ बुकमा पनि केही एक्जाम्पलहरू देख्न सक्छौ, केही उदाहरण दिएको छ, दैनिक क्रियाकलाप देखाएको छ। पहिलो खालमा दिएको छ हेर, मैदानमा खेलाडी फुटबल पास गर्दै खोज्दा। अब फुटबल होना चाहिए लली वर्ल्ड कप से लली फुटबल कहाँ सबके था है। तो मैदान में सुन अब ध्यान दिएर भयो किन व्याख्या गर्न थाल्छ म त एक्जाम्पल देखाएछु नि तिमीहरू व्याख्या गर्न थाल्छ केना हो ना हो। ल सुन है अब एकछिन ध्यान दिएर सुन। पहिलोमा के दिएको छ त पहिलो खण्डमा सरी यहाँ दिए तीनवटा खण्ड दिएको छ। पहिलो खण्डमा स्थिरबाट चाल, दोस्रो खण्डमा दिएको छ हामीहरूको दिशाको परिवर्तन र तेस्रो खण्डमा दिएको छ चालबाट स्थिर। एक छिन कहीं का ध्यान से सुनो है, जम्मा ये तीनटा खण्ड देखेन हवे। पहिलका खण्ड में वस्तुलाई स्थिरबाट केमा ल्याएको छ त चालमा, दोस्रो खण्डमा के त दिशालाई परिवर्तन गर्न खोजेको छ र तेस्रो खण्डमा के गर्छ त चालमा भएको वस्तुलाई स्थिरमा। यो तीनटै अवस्थामा के को आवश्यकता पर्छ भन्छ त ऐ तीनों अवस्था में कथी की आवश्यकता पड़ते बल के। वस्तु के स्थिर से चालों में लागू तो बल की आवश्यकता पड़ते कि नहीं पड़ते। जब वस्तु के दिशा परिवर्तन करे तो उन अवस्था में बल की आवश्यकता पड़ते। आ जब वस्तु अगर चाल में तो स्थिर में लागे तो वो कथी की आवश्यकता पड़ता है कि बल के। तो यो तीनटै खण्डलाई के दिएछ पहिलो नम्बरमा मैदानमा जुन हुन्छ नि खेल मैदान फुटबल खेलाडीले बल पास गर्दैको अवस्थालाई देखाएको छ र यसमा तिमीलाई तीनटै कुरालाई यहाँ व्याख्या गरिएको छ। यहाँ दिएको छ पहिलोमा के भनेको छ पहिलो खण्डमा पहिलो खेलाडीले गोडाले प्रहार गर्दा लाग्ने परिणात्मक बल उक्त वस्तु बलले दिशामा
दिशामा फुटबल गुड छ। जेना मान के चलू फुटबॉल है ठीक है आ कोनो खिलाड़ी कथी करके अपना गोड़ से कथी करके एकदम माल के तो जेहने माल के तू वस्तु कथी बॉल कथी में देता है चाल में तू मरना के मतलब कथी लगना है फोर्स तो फोर्स के कारण से फुटबॉल कथी में तो चाल में अर्थात हाम्रो बलले वस्तुलाई स्थिरबाट के मलाउँछ त चाल मलाउँछ। दोस्रो खण्डको अनुसार जब हामी हेर्छौँ त्यही फुटबलै मैदानको कुरा गर्दाखेरि त जब के हुन्छ भने जना कोनो खिलाड़ी एमहर से माल की बॉल के ठीक है आ दोसर खिलाड़ी बॉल चल गए तो वो जो खिलाड़ी रहे है से वो अपना खिलाड़ी बॉल के पास करे चाहे कि करे चाहे जना मान के चलो एक खिलाड़ी वही है ये दोसर ग्रुप के है आ ये दोसर ग्रुप के खिलाड़ी है वो माल के लेकिन दोसर ग्रुप में चल गए तो वो आप की चाहते हैं वो अपना खिलाड़ी के बॉल के पास करावे चाहते हैं तो ओकर खिलाड़ी मान के चलो वही है तो कथी जेमरे बॉल जाए तेमरे मार देता है कि वो अपना खिलाड़ी दिशा मारते तो वो बॉल वही बॉल में फुटबॉल में जब तक बॉल नहीं लगते फोर्स नहीं लगते तब तक कथी वही फुटबॉल जे अहाँ के एहि दिशा में जाए चलिए वो दिशा परिवर्तन भऽ के अहाँ कोई दिशा में जाते एहि के मतलब कथी बुझली कि अपना सब जे फोर्स लगबै छी एकटा पहले तो ये बुझलिए कि फोर्स के कारण से कथी मिली तो स्थिर वाला वस्तु कथी मिली तो चाल में जना फुटबॉल से शुरू होते तो ये अवस्था में डायरेक्ट पहले से फुटबॉल मैदान में दौड़ते रहे है कि शुरुआत में एक आदमी मारे तब दौड़े शुरू होते शुरुआत में तो मारबे करे होती ना तो पहलका वाला स्टेज में कथी बुझलिए कि फुटबॉल के कथी में लड़े तो स्थिर से चाल में लागे कथी कर सकता पहले तो बॉल के कहाँ ध्यान छ पढ़ना है छ र त्यसपछि के भयो त अर्को खेलाडीले आफ्नो खेलाडी कहाँ बललाई पास गर्नको लागि के गर्यो त बललाई के गरायो त बलको दिशा परिवर्तन गराएछ बललाई के गर्छ त हैन दिशा परिवर्तन गराएर फेरि आफ्नो खेलाडी निर पुर्याएको छ। तो दोस्रो खण्डमा हामीले के बुझ्यौँ भने पहिलो खेलाडीले लगाएको बल को दिशामा फुटबल सीधा गुडिरहेको जान्छ जना मान के तो सीधा जाता है ना जही दिशा में तही दिशा में सीधा भागला करते लेकिन हुन्छ के त अर्को खेलाडीले लगाएको परिणात्मक बलले गर्दा यसको दिशा परिवर्तन हुन्छ। त यी फुटबल मैदान में अपना सब देखनी हो यहाँ सबके क्यों मारलक एमहर से तो क्यों मारलक उमहर से कि जना हम मारली तो जय दिशा में जा रहा बॉल तही दिशा में जाए दी फिर ओकरा कथी करी दिशा परिवर्तन करके अपना अपना खिलाड़ी बॉल के पास करावे के प्रयास में रहे तो कथी फुटबॉल मैदान में फुटबॉल में जब अपना सब बॉल लगबै छी है ना परिणात्मक बल ओकरा कारण से फुटबॉल के दिशा परिवर्तन हो कि नहीं हो सकौ तो पहलका खंड में कथी देख लिए अपना सब तो स्थिर से चाल में ललकी दोसर का खंड में की देख लिए बॉल के जना फुटबॉल के कथी कर दिशा परिवर्तन करके अब तेसरका खंड में क्यों देखियो यदि फुटबॉल ल जमीन बीच में अगर फुटबॉल आ जमीन अहाँ के हम कहू बहुत ना करे रहे कोनो वस्तु के जब अपना सब जे मार देवे तो जाते रहते कि रुक जाते कुछ समय के बाद रुकी कि नहीं रुकी जना अपना सब क्रिकेटे खेले छी तो बॉल के मारे छी तो बड़का फील्ड है तो चौका छक्का चल गए लेकिन जितने दूर मान के चलो चौका छक्का के जो बाउंड्री रहे तो बाउंड्री पे जाकर बॉल ठेके रुक जाए कि कितना दूर फिर चल जाते रह जाए आ गेला के बाद फिर रुके कि नहीं रुकी तो एक रुके के पछाड़ी के रीजन कथी रहे यहाँ से कर रहे जे बॉल रही से बॉल में आ जमीन के बीच में कथी होता घर्षण के विरुद्ध में माने जै दिशा में जब बॉल जाते रही ना वही के विरुद्ध में घर्षण के कारण से कथी होता है कि वो बॉल विस्तारे घर्षण एक प्रकार के तो बॉले भेले ओकरा विरुद्ध में लगले तो जै दिशा में रही ओकरा अपोजिट दिशा में जब घर्षण पैदा हुई जरा कारण से बॉल कथी होता है कि कुछ देर के बाद कथी होता है कि रुक जाएंगे। हम आगे कर रहे अगर घर्षण वाला बात जब नहीं रहती ना जना मान के चलो धरती में चाहे कोनो एहन प्रकार के उपकरण जिसमें घर्षण बुझू कि शून्य है मान लू तो ओहन अवस्था में अगर हम गति में एक बार आन देवे तो फिर कभी भी स्थिर होते नहीं होते घर्षण तो वो घर्षण का तो नहीं बुझली जना अपना चल तो वो घर्षण पैदा हुई कोनो भी प्रकार के मशीन अगर आविष्कार भ जाओ अब रोड पर चलते अब में घर्षण नहीं होते तो चलते के चलते रहते ना साइकिल जो हॉकी चिपना सब तो पैडल मारे छी ना तब जाके साइकिल अगाड़ी बढ़ी है ना कि चक्का में माने जो चक्का रही साइकिल के तई में आ धरती में तो घर्षण बल पैदा होते रहे तो वही घर्षण बल जते पैदा वही से बेसी ताकत अपना सब लगा के साइकिल के अगाड़ी बढ़ावे छी समझ में आयल कि नहीं अगर घर्षण पैदा नहीं होते ना तो एक बार चाल में आई तो फिर स्थिर नहीं होते जाते के जाते रहते हम बात समझ क्या लेकिन वन चीज संभव होता है तक वन संभव नहीं भेले जना स्पिनर के बारे में हम कर रहे तो जरा में जते कम घर्षण बेसी काल तोरी गति में रहती कम काल करते सको तो बेसी काल तक वो गति में रहबे करते चाल में रहबे करते बात समझ वाले क्या तो यहाँ दिए कुछ यदि फुटबॉल और जमीन बीच को घर्षण बल उत्पन्न न भए में फुटबॉल नियंत्रण गुड थियो
अभी तो हम कहलिए अगर जमीन के आ फुटबॉल के बीच में अगर घर्षण बल पैदा जो नहीं होते तो वो फुटबॉल जाते चाहे कोनो भी चीज़ के फेंके छी ना आ वो गुड़के लगल तो गुड़कते लेकिन एना संभव नहीं कैलाकि घर्षण बल के विरुद्ध में तो बल लगत रहे जकरा कारण से की होत अहाँके कुछ टाइम के बाद में की होत वो रुक जाए। साइकिल जे चल अबै छियै तब कभियो काल सुस्ताई के मन होइत बहुते किसके पैडल मार ले बहुते हारे पैडल मार ले आ ताहि पर से एकदम आराम से जाए दिली साइकिल के है ना कैलाकि अपना सब ओते ताकत लगा देने रहे छियै कभियो काल मतलब कि ताकि वो घर्षण जते घर्षण के विरुद्ध में बल लगी ना वैसे बेसी अपना सब साइकिल के गति किनका करके लगी कऽ देने रहे छियै लेकिन विस्तारे वही मतलब गति घटते चल जाए कैला खातिर गति घटते चला से बुझिए कैलाकि वह साइकिल के चक्का आ धरती में एक प्रकार के घर्षण के विरुद्ध में बल लागे लगे तो विस्तारे साइकिल रुक जाए। समझ में आल के यदि अगर ये चीज़ सब नहीं होती तो कथी के वो कभी रुकबे नहीं करते नहीं रुकते लो जुन असंभव हुन्छ ये चीज़ संभव है नहीं। यसरी घर्षण तथा अन्य खेलाडीले लगाउने परिणात्मक बाहिरी बलले गर्दा फुटबल स्थिर अवस्थामा आउँछ। कभियो काल के होइत अहाँके ई घर्षणों चलते आ जाने कोनो खिलाड़ी माल के आ ओकरा कोनो खिलाड़ी नहीं है जब खिलाड़ी रहता तो अपना आप कहते रहे तब छकबैत रही फकबैत रही खिलाड़ी सबके एमर से एमर डांस करते रही है ना लेकिन जब क्यों नहीं रहे तो कभी काल जना बॉल के रोके कहे तो जना बॉल क्यों माल के बॉल के रोके तो बिना फोर्स लगे नहीं रोक देवी बॉल के कि फोर्स अहाँ ताकत लगाबी तब ना वो बॉल रुकते समझ बॉल के हले तो अगर ओहने चल रहा फील्ड में बॉल तो धरती के आ बॉल के घर्षण के विरुद्ध माने घर्षण पैदा के कारण से जे दिशा में बॉल जाते रहे ओकरा विरुद्ध में वो घर्षण फोर्स लगे जकरा कारण से बॉल रुक सकिए या तब कोनो खिलाड़ी वही जो फुटबॉल है तो पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते तब जाके बॉल रुक सकिए। समझ में आयल से कहूँ तो एहि प्रकार से अपना सब कथी बुझली 3 गो बात बुझली पहिलो अवस्था मामले के बुझ्यो भने वस्तुलाई के त स्थिरबाट चालमा ल्याउनको लागि फोर्सको आवश्यकता पर्यो दिशा परिवर्तन गर्नको लागि पनि फोर्सको आवश्यकता पर्यो र चालबाट स्थिरमा ल्याउनको लागि पनि के आवश्यकता पर्यो त बलको आवश्यकता पर्यो। कुरा बुझेको होइन। अब हामीले यस्ता प्रकारका एक्जाम्पल किन पढ्यो किनकि यो सबै कुरा हामीहरू के त न्युटनको फर्स्ट लसँग सम्बन्धित कुराहरू हामी एकछिनमा यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्छौँ त्यही भएर यस्तो एक्जाम्पल आयो पढ्यो किनकि तिमीलाई बताएका थिए कि न्युटनको पहिलो नियमले के गर्छ त बललाई परिभाषित गर्छ त्यो तीनटै अवस्थामा बलैको अवस्था पर्छ नि हामी बलको डिफिनेसनमा के पढ्छौँ वस्तुको जुन अवस्था हुन्छ नि त्यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्न खोज्ने प्रक्रिया नै के हो त बल हो। त तीनटै अवस्थामा के त वस्तुको अवस्था परिवर्तन भइरहेको थिएन फुटबलको अवस्था परिवर्तन भइरहेको थिएन सुरुवातमा पनि अवस्था परिवर्तन भयो स्थिरबाट चालमा आयो सेकेन्डमा पनि अवस्था परिवर्तन भयो किनकि दिशा परिवर्तन गराइदियो हामी थर्डमा पनि के भयो त अवस्था परिवर्तन भयो चालबाट केमा आयो त स्थिरमा त्यहाँ पनि बलको आवश्यकता पर्यो त बलले वस्तुको केलाई परिवर्तन गर्छ त अवस्थालाई परिवर्तन गर्छ केलाई परिवर्तन गर्छ त अवस्थालाई परिवर्तन गर्छ। अब हेरे दोस्रोमा दिएको छ बाङ्गो टिङ्गो बाटोमा बस गुड्दा बाङ्गो टिङ्गो भनेको बिना सीधा बाटो जना कथी ताके घुमती बाटो सब रहे जना हिमाल पहाड़ सब के बाटो रहे देखने में सब पूरे घुमावरो बाटो सब रहे आ चाहे अपनों सब के एरिया में पूरे रोड सीधे तो नहीं रहे ऐसे गई तो कहीं एमर टेर ओमर टेर है ना हाईवे सब रहा कुछ दूरी तक में की रही पूरे पूरे सीधा रहे लेकिन सब अब तराइए तो पूरे सीधे बाटो तो जरूरी नहीं ना पूर्ण रूप से सीधा हो सके कुछ दूर तक में सीधा सीधा भेटित रहे लेकिन पूर्ण रूप से सीधा तो नहीं होते रहता है लगे यहाँ के भने कुछ अब यही बाङ्गो टिङ्गो बाटोमा के हुन्छ त जस्तै गाडीलाई जब हामी घुमाउँछौँ गाडीलाई जब हामी के गर्छौँ त घुमाउने प्रयास गर्छौँ टर्निङहरूमा त त्यस्तो अवस्थामा इन्जनले फोर्स लगाएको हुन्छ कि हुँदैन स्टेरिङद्वारा हामी के हो त दिशा त परिवर्तन गर्छौँ तर दिशा परिवर्तन गरेर गाडीलाई फेरि अगाडि बढाउनको लागि के को आवश्यकता पर्छ त बलको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन अनि गाडीमा त्यो बल कहाँबाट आउँछ गाडीमा फोर्स कहाँबाट आउँछ जस कारणले गर्दा गाडी गुड्छ ड्राइभरबाट आउँछ इन्जनबाट आउँछ फोर्स कहाँबाट अप्लाई भएको हुन्छ इंजन में से ना इंजन तो चलता है बुझली कि सब कुछ इंपोर्टेंट है स्टीयरिंग इंपोर्टेंट है बाकी पार्ट इंपोर्टेंट है लेकिन फोर्स के लगाबी तो इंजन से अप्लाइड भऽ के गाड़ी अगाडि बढी कुरा बुझेको होइन। त्यसपछि व्हील स्टीयरिंग व्हील लगाउने परिणात्मक बलको असरको पनि कुरा गर्छु। स्टीयरिंग व्हील त तिमीहरू बुझ्छ नि जसबाट हामी दिशा परिवर्तन गराउन पनि सहयोग गरेको हुन्छ त त्यो ह्यान्डल जेका कहै त ओहुमा अपना सब फोर्स लगाबै कि ओने छोड्दै छ सकेउ त त्यहाँ पनि। त्यसपछि ब्रेकको आवश्यकता पर्छ सुनो ध्यान दिएर यदि हामीलाई ब्रेकको आवश्यकता पर्यो ब्रेक मार्नु पर्ने हुन्छ त त्यहाँ हामी एक्सटर्नल फोर्स लगाउँछौँ कि लाग्दैन जना साइकलै चलाबै छी आ रोके कहि त अपना सब सोचे जाइदियो
कि ब्रेक मारे कि मारे कहूँ तो त्यहाँ ब्रेक मार्ला नहीं पड़ी के को अवस्था पर्छ हामीलाई बलको आवश्यकता पर्छ अर्थात् हामी जति पनि अहिले एक्जाम्पलहरूको कुरा गर्छौँ त्यसमा सबैमा के को आवश्यकता पर्छ हामीलाई बलको यस्ता अझै पनि प्रकारको एक्जाम्पलहरू छ कि छैन जो त्यसलाई सघाउनको लागि के चाहियो त हामीलाई बल चाहियो के चाहियो त बल चाहियो ल अब यो सबै कुरालाई समेटिएर के दिएको छ अब हलानीहरू यो सबै कुरालाई समेटिएर के दिएको छ सुरुवातमा इनर्सियाको बारेमा कसले भनेको थियो र यही इनर्सियाको गुणलाई फेरि व्याख्या गरेर हाम्रो न्युटन्सले फर्स्ट ल दियो यो सबै कुरालाई के छ सारांश रूपमा दिएको छ अब यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ तो न्यूटनको चार्ज सम्बन्धी नियम प्रतिपादन गर्नुभन्दा पूर्व न्यूटन चार्ज सम्बन्धी जो तीनटा नियम जो पता लगेलकै वही से पहले कथी त गैलीली को नाम तिमीले सुनेको होला पावरफुल दूरबीन को आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक सुने छी न बहुते मतलब पावरफुल दूरबीन सबका आविष्कार करे वाला वैज्ञानिक के नाम गैलीली हो बात समझ के हले ल त गैलीलियो के केने रहेछ एकछिन न बोल गैलीलियो के भयो त यो न्यूटनले चार्ल्स सम्बन्धी तीनवटा नियम दिनुभन्दा पहिले के गरेको थियो त इनर्सियाको बारेमा भनिदिएको थियो कसले त गैलीलीले याद राख्ने व्यवस्थित रूपले अध्ययन गरी इनर्सियाको नियम दिइसकेको थियो र न्यूटनले पनि इनर्सियालाई परिभाषित गर्दै चार्ल्स सम्बन्धी पहिलो नियम के गर्यो त प्रतिपादन गर्यो त न्यूटनले के गरेको छ त इनर्सियालाई परिभाषित गरेको छ इनर्सियालाई नै परिभाषित गर्दै के गर्छ त न्यूटनले चार्ल्स सम्बन्धी पहिलो नियम पता लगाएको छ कुरा बुझ्यो त्यसपछि न्यूटनको चार्ल्स सम्बन्धी पहिलो नियम अनुसार अब एकर पहिलका नियम कथी कहि सुन ध्यान से अभी हम पहली कथी पहली है न्यूटन के चार्ल्स सम्बन्धी पहिलका नियम कथी कहे कोनो वस्तु कब तक वो अपना मतलब वही अवस्था में रहते हैं कब तक रहते से कहूँ तो जब तक बाहरी एक्सटर्नल अनबायलेंस फोर्स में नहीं लगते अब जाने पर फुटबॉल के माल के तो जाते रहे थे क्लियर हो गई कि बाहरी फोर्स लगली कि नहीं लगली घर्षण विरुद्ध के बल लगली कि नहीं लग से कहूँ तो कोनो भी वस्तु अगर जई अवस्था में वही अवस्था में रह चाहते तो अई गुण के तो इनर्सिया कहे छी अई गुण के कथी कहे प्रश्न तो वही इनर्सिया के कथी करके तनिका मॉडिफाई कर दिल्कै कि कब तक रहते उचित जब तक बाहरी बल नहीं लगते तो बाहरी एक्सटर्नल फोर्स जगह अपना सब कहे एक्सटर्नल फोर्स परिणात्मक बल चाहे असंतुलित बल जब तक नहीं लगते तब तक के ताके कोनो वस्तु जई अवस्था में वही अवस्था में रहते एकरे कथी कहबे से बुझिए न्यूटन के चार्ल्स सम्बन्धी पहिलका नियम कुरा बुझ्यो हेर कुनै असंतुलित फिर वो ये असंतुलित कहे पर इस बात आंसर था ना संतुलित असंतुलित के बारे में समझाने चाहिए सके तो कुनै असंतुलित बल को प्रयोग न होने जेलसम्म मतलब जब तक नहीं लगते है ना हुन जेलसम्म स्थिर अवस्था में रहेका वस्तु स्थिर में रहन चाहन्छ र चाल अवस्था में भएको वस्तु समान गतिले वही दिशा में चलिरहन्छ यसलाई नै न्यूटनको चार्ल्स सम्बन्धी पहिलो नियम भनिन्छ समझ में आइल एना बुझ्नु न जे बात इनर्सिया में चले से बात कथी में त एकर पहिलका नियम है कैलाकि ओकरे नियम के परिभाषित कने ओकरे गुण के परिभाषित कने पहिलका लॉ में एहिमे मात्र कथी जोड़ दे के यहाँ के बाहरी असंतुलित बल न लागे सम्म आ फिर इनर्सिया के परिभाषा के तो जही सही करे इनर्सिया के परिभाषा कथी कहै छै मात्र सही कहै छै कि कोनो वस्तु जई अवस्था में तई अवस्था में रह चाही आ एहिमे एगो चीज कथी जोड़ देबै त बाहरी असंतुलित बल न लागे सम्म कुनै पनि वस्तु स्थिर में छ भने स्थिर में रहन चाहन्छ यदि चाल में छ भने समान गतिले वही दिशामा चाल में जान्छ समान गतिले गाडी बढ्छ कुरा बुझ्यो कोही हैन यही न्यूटनको चार्ल्स सम्बन्धी कुन नियम हो त पहिलो नियम हो ल यहाँसम्म तिमीलाई डाउट छ यस नियम अनुसार यदि परिणात्मक बल रिजल्टेन्ट फोर्स शून्य भएमा वस्तु अथायी स्थितिमा रहन्छ अगर रिजल्टेन्ट सुन्नु न रिजल्टेन्ट फोर्स जेना माइके चलो उता से फोर्स लागि रहले आवता से फोर्स लागि रहले त रिजल्टेन्ट फोर्स अगर शून्य भ गेलै एहि के मतलब वो वस्तु कथी में रहते त स्थिर में रहते कि चाल में चलते से कहू त स्थिर में रह जाते असंतुलित बल हो पड़े कि संतुलित बल से कहू त संतुलित बल हो पड़े मतलब वस्तु के अवस्था परिवर्तन करने लगी संतुलित बल अवस्था जब ये स्थिर से चाल में कौन बल चाहिए असंतुलित ल यस अवस्था में चाल में ल्याउनको लागि र समान गतिले गुडिरहेको वस्तुलाई स्थिर अवस्था में ल्याउनको लागि असंतुलित बल लगाउनु पर्ने हुन्छ मतलब वस्तु के अवस्था परिवर्तन करने लागि कौन बल लगाए पर्छ के असंतुलित के बारे में हम समझा दें यहाँ सबके ल तसर्थ बल भनेको कुनै पनि अवस्था परिवर्तन गर्ने कारक तत्व कहनी छलिए एहि सबसे कथी प्रूव रहल कि बल केकरा कहबै कोनो भी वस्तु के अवस्था के परिवर्तन करे के कारक तत्व कथी कहबै त बल न्यूटन को पहिलो नियमले असंतुलित बल न लागुन जेलसम्म स्थिर अवस्था में रहेका वस्तु स्थिर अवस्था में रहन खोज्छ भने चाल अवस्था में रहेका वस्तु चालै अवस्था में रहन खोज्छ जस कारणले गर्दा न्यूटन को पहिलो नियमलाई के भन्छ त इनर्सिया को नियम अथवा बललाई परिभाषित गर्छ भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ अब अहाँके क्वेशन पुछ्दै त अहाँके कि न्यूटन के पहिलका नियम
कि केना बॉल के परिभाषित करी तो ये बात लिख देवे, अथवा केना इनर्शिया के गुण के व्याख्या करी तो ये बात लिख देवे। सेम ओकर नियम है ना, वही नियम के कारण से देखी छी कने माने एकरा नियम अनुसार असंतुलित बल नहीं लगते तब तक कोनो वस्तु अगर स्थिर में है तो स्थिर में रहते, आ चाल में है तो वही दिशा में समान गति से चाले में रहते। अही के चलते है ना, अही के चलते एकरा कथी कहै छै यसलाई इनर्शिया को नियम पनि भनिन्छ। तो कौन नियम के मतलब न्यूटन के कौन नियम के इनर्शिया के नियम कहबै त पहिलो नियम के, यसलाई इनर्शिया को नियम पनि किन इनर्शिया को नियम भन्यो, किनकि इनर्शिया को डिफिनिसन र यसको डिफिनिसन लगभग के छ त सेमी कुरा छ। यसमा मात्रै हामीलाई के जान्नुपर्छ त बाहिरी हैन अनब्यालेन्स फोर्स नलागेसम्म जुन वस्तु जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा रहन्छ। यही छ यसको पहिलो नियम। ल कुरा बुझ्यो, जेना कैरम बोर्ड वाला अपना सब एग्जांपल देखने चलिए ए तो जेकरा में एक्सटर्नल फोर्स लगली से गोटी बारह लिया कि दोसरो चल लिए, तो जेकरा में एक्सटर्नल फोर्स लगली से तो अहाँ के चाल में न तो कथी न्यूटन के पहले का नियम के व्याख्या नहीं कर रही। ई एग्जाम्पल सब जेना काल्हि को अपना सब अपना गिलास के ऊपर पेपर के ऊपर डॉलर रख लिए तो कागज के चाल में ले लिए अपना सब कि डॉलर के चाल में ले सकते कागज के डॉलर तो स्थिर के स्थिर में रह गए। तो जेकरा में एक्सटर्नल फोर्स लगल से कथी मान लेता चाल में मान। डॉलर में एक्सटर्नल फोर्स लागल है नहीं लागल है, केकरा में लागल है तो कागज में, तो कागज चाल में ना आ वो डॉलर वही के वही रह गए केला ओकरा में तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लागल है। पूरा बुझ में कहे ना ल एति पूरा बुझ दे। अब हम न्यूटन को चाल दोस्तों